वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे एब्रीवेशंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से। इस वीडियो की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन में दे देगा ANSI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ANSI को क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट होती है इसकी फुल फॉर्म। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको इसका आंसर तो बताऊंगा ही, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगती है कि रेलेवेंट हो सकती है या फिर उसको याद कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा डिटेल्स अपन इसके बारे में भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 ANSI जो होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोग्राफिक्स एंटिटीज़ थ्रू ऑल फेडरेशन। जो भी फेडरेशन हैं उनके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशंस के लिए हिसाब से आइडेंटिफाई करने के लिए का काम कौन करता है? ANSI करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है ARPANET, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा इसको डेवलप किया गया था। यह दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग और अपन कह सकते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग कर पहला इंटरनेट नेटवर्क था। ये ARPANET जो था वो पहला इंटरनेट नेटवर्क था, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। यह डेवलप किया था अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा, ठीक है। ANSI के अंदर जो है ASCII को डेवलप किया गया था। देखिए ये नेक्स्ट है ASCII, जो ASCII है इसको डेवलप किया गया था किसमें? ANSI ने इसको डेवलप किया गया था। अब ये क्या काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ये कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है। उसको डेवलप किया था किसने? ANSI ने। तो ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII को ANSI ने डेवलप किया था। पहली चीज़, यह कंप्यूटर पर उपयोग की जाने वाली कॉमन टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होती है। इसमें हर एक अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल और या फिर स्पेशल कोड है उसको कुछ बाइनरी फॉर्मेट में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर ASCII जो वैल्यू है वो ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका मान होता है 65। बी का क्या मान होगा? बी का मान होगा 66, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर के अंदर, ए को 65 और बी को 66 है, ये इसकी ASCII वैल्यू के आधार पर ही अपन इसको डिफाइन कर पाते हैं। ASCII का जो उपयोग है, ASCII वैल्यू, इनका जो उपयोग कहाँ यूज़ होता है? वो ज़्यादातर उपयोग होता है DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर अपन कहें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इनका ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है ISCII। जैसे अमेरिकन ASCII है, ये तो अमेरिका के स्टैंडर्ड है। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर होता है ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये जो डेवलप किया गया था वो किया गया था 1991 में डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए ISI 13194:1991 ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ASP की। तो ASP का फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP की बात करें तो ये होती है सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फॉर्मेट वाली लैंग्वेज है, अपन कह सकते हैं इसको। ये वेब डेवलपमेंट के डायनेमिक पेजेस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका फ्रेमवर्क है जहाँ पर ये वर्क होती है, तो आपने देखा होगा ASP.NET। इसके अंदर वेबसाइट्स बनती हैं। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर अपन सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस को बनाते हैं, है ना। डायनेमिक वेब पेज का आप इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 106 है बेसिक, जो अपन देखते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म होती है। अब ये क्या होती है? इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये जो बेसिक है ये एक तरीके की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। इसको डेवलप किया गया था 1960 के बीच में, मिड 1960s के अंदर इसको
डेवलप किया गया था। इसके अंदर जो बेसिक का स्ट्रक्चर है, ईच इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके पहले क्या होता है, एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, वो उसके ऑर्डर ऑफ प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। मतलब वह कौन से नंबर पे प्रोसेसिंग उसकी होगी उसको डिफाइन करता है, उसका क्या स्टार्टिंग में लिखा हुआ न्यूमेरिकल कोड। इसका कोड को अपन देखें तो कैसे होता है, देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसका कोड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, जैसे 230 इफ़ n लेस देन 10 देन गो टू 50। ये इस तरीके से कुछ कोड होता है। इसके आगे जो लिखा होता है ये नंबर होता है उस इंस्ट्रक्शन का, उस इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर के, मतलब ये 230वें नंबर पर इसको प्रोसेस किया जाएगा। और अगर यदि n की वैल्यू 10 से कम होगी फिर अपन उस कौन सी लाइन का प्रोसेस करेंगे, जो 50वें नंबर पर यहाँ पर लिखी होगी। तो इस तरीके से कुछ इसका कोड होता था बेसिक का। अब ये बेसिक जो है वो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1960 के अंदर डेवलप करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 107 है CDMA। CDMA की फुल फॉर्म यहाँ पर जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CDMA एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ आती है। CDMA के मोबाइल होते हैं, ठीक है। GSM के मोबाइल आपने देखे होंगे, GSM CDMA, ठीक है। वो क्या है, एक सेलुलर टेक्नोलॉजी है। अब इसकी बात करें, ये दो तरीके की होती है। दूसरी होती है CDMA के इक्विवेलेंट कौन सा होता है, GSM होती है। उसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। स्पेक्ट्रम टेक्निकल, इसके अंदर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम की सेल होती है, जो गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम की सेल करती है। वो कुछ एक, जैसे अपन बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ कह सकते हैं, या फिर कुछ एरिया कह सकते हैं जिसके अंदर उसका एक्सेस दिया जाता है इंटरनेट को सेल करने का, या फिर इंटरनेट जो ट्रैवल होता है उसके अंदर, वो होती है कुछ स्पेक्ट्रम होता है जो गवर्नमेंट सेल करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है CDR। CDR का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, और RW अगर इसके आगे लग रहा है तो वो होता है रीराइटेबल। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको पता होने चाहिए इतने तो। नेक्स्ट बात करते हैं कोबोल। ये रिपीटेड है, 2-3 बार आ चुका, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। यहाँ पर है कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कौन सी होती है, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जैसे अपन ने बेसिक का जाना, अब यहाँ पर कोबोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए कोबोल का कोड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मूव A to C। अब ये आप पढ़ सकते हो, मूव का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मूव करेगा A से C तक, तो मूव का मतलब होता है चलना, इधर उधर मूवमेंट करना, ठीक है। तो ये कोड होता है, बेसिक का कोड है। बिजनेस प्रोग्राम्स इसके अंदर डेवलप होते थे बिजनेस के लिए, है ना। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं वो हाईली रीडेबल होते हैं, मतलब इनको पढ़ा जा सकता है ईजीली, ठीक है। ये जो यूज़ आते हैं, ये कौन कौन से कंप्यूटर में यूज़ आते हैं, तो ये यूज़ आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। पहला तो मेन फ्रेम, और दूसरा अपन कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो बनते थे उनके अंदर ये कोबोल यूज़ आती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, जो DBMS होता है। DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा का जो डेटा अपने पास होता है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसको लोड कैसे करेंगे, उसको रिट्रीव, उसको प्राप्त कैसे करेंगे, उसके अंदर कैसे ऑपरेशंस करेंगे, कहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, वो कुछ सॉफ्ट सिस्टम्स के अंदर करते हैं, उनको अपन बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट कुछ ही देर में आप पढ़ोगे RDBMS, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हायरार्किकल जो होता है उसके बारे में क्या बोलते हैं। बहुत सारे डेटाबेस के टाइप होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस अपन कह सकते हैं जो डेटा स्टोर होता है उसके अंदर मैनिपुलेशंस कहाँ होते हैं, DBMS के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को मैनेज करने का सिस्टम होता है ये बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 112 है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और लगा के यहाँ पर दे रखा है ये डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर आपको वीडियो दिखे और वर्सेटाइल दिखे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करेंगे वीडियो, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो वर्सेटाइल डिस्क होता है। ये आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए और दिया है। क्वेश्चन नंबर 113 है ENIAC। ENIAC की बात करें, EDSEC की बात करें और EDVAC की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए, जनरल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ENIAC की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये जो है पहला जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था,
जो कि इन्वेंट किया गया था 2 साइंटिस्ट के द्वारा। उनमें से पहले का नाम है जॉन प्रेस्पर एकर्ट, जॉन प्रेस्पर एकर्ट, जो इसको अपन बोल सकते हैं जॉन एकर्ट, और दूसरे का नाम है जॉन मैकले। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसको डेवलप किया गया था। किसके लिए? यूएस बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए, ठीक है। ये डेवलप किया गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था ENIAC। नेक्स्ट बात करें एडसेक की, तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। और एडवेक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए दी है। क्वेश्चन नंबर 116 है यूएसबी को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है जो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी होती है और इसके अंदर प्लग एंड प्ले का अपन यूज़ करती है ये, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में अपन को अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो अपन यूएसबीज़ की हेल्प से अपन को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लग एंड प्ले का ऑप्शन है, मतलब इसको लगाओ और यूज़ करो। फॉर एग्जांपल जो अपने पेन ड्राइव्स होती है वो भी यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। जब अपन को आवश्यकता होती है तब उसको अपन प्लग करते हैं और उसके अंदर जो डेटा है उसको हम रिट्रीव करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी होती है प्लग एंड प्ले की टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 117 है VLAN। जिस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क होता है उस तरीके से वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भी एक टाइप है उसका, तो VLAN होता है। वी का मतलब होता है वर्चुअल। यहाँ पर एक चीज़ और रिमाइंड करिए कि जो LAN टेक्नोलॉजी होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है लोकल एरिया नेटवर्क जो अपने स्मॉल ऑफिस के अंदर यूज़ होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक सिटी के लिए, और वाइड एरिया नेटवर्क जिसका एग्जांपल होता है इंटरनेट जो कि वर्ल्ड वाइड अपन उसको कंप्यूटर्स का कनेक्टेड नेटवर्क बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब अपन ने पहला पढ़ा था तो उसके अंदर एक टाइप है उसका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपन इसको बोल सकते हैं कि जो डेटाबेस डेटा को टेबल की फॉर्मेट में जिसके अंदर रो एंड कॉलम्स का कलेक्शन हो, इस फॉर्मेट में अगर डेटा स्टोर हो तो ऐसा डेटाबेस को अपन बोलेंगे RDBMS डेटाबेस है वह। क्वेश्चन नंबर 119 है EEPROM। ये रोम के टाइप हैं दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रैम के टाइप है। आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, नॉर्मल एग्जाम्स में याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 है FDD की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जहाँ पर अपन आइकन्स है ना और ग्राफिक्स की माध्यम से जो भी अपन एक्सेस कर सकते हैं उसके सिस्टम को। दूसरे टाइप का होता है CLI जिसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है, आप इसमें भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 123 है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ आती है। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो एप्लीकेशन जो HTML में बनी है उनको ट्रांसफ़र कर सकता है कौन सा प्रोटोकॉल? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये रिवीजन हो रहा है आपका, तो यहाँ पर HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का दूसरा टाइप है HTTPS। बहुत सारी वेबसाइट है जिनके आगे आपको HTTPS मिलेगा, किसी के आगे नहीं मिलेगा। तो HTTPS है उसका सिक्योर्ड फॉर्मेट होती है जहाँ पर डेटा आपका सिक्योर रहता है, ठीक है। उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि डेटा ब्रीच या फिर डेटा की हैकिंग वगैरह है वो थोड़ी मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 126 है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ISO। जो सर्टिफिकेट अपन को दिए जाते हैं इसका पहली बात तो हेडक्वार्टर जान लीजिए। जो ISO है वो सर्टिफिकेट जो देती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ये एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है या जो क्या करता है, कंपनीज हो गई और बिजनेसेस हो गए, बहुत सारे कंपनीज और बिजनेस में जो प्रोडक्ट और सर्विस उसकी बनाई है उन्होंने, उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रदान करती है। मतलब वो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उस दक्षता कैसी है और उसकी सिक्योरिटी है कि मतलब एक प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है तो वो मोर कंपेयर टू
नॉर्मल प्रोडक्ट वो उसको ज़्यादा अच्छा माने जाएगा, तो दक्षता डिफाइन करी जाती है, वो उसके सर्टिफिकेट हैं, ये दिए जाते हैं ISO सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं जो अभी चल रहा है वो चल रहा है ISO 9001 कोलन 2001 से 2015 तक के ISO सर्टिफिकेट अभी दिए जाते हैं। ये एक टाइप के सर्टिफिकेट है। पहले आपने कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर देखा होगा ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, तो ISO 9000 हो गया, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9000, और ये जो तीसरा टाइप का है ये अभी प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है ISP। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनीज हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड किए जाती देती है या फिर प्रदान करती है उनको अपन बोलते हैं ISP। MTNL है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, ये कुछ ISPs है जो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिया है। 128 है लीफो, जो डेटा के अंदर जैसे लीफो अपन बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा होता है FIFO, फीफो, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जो अपन बात करें अपन यहाँ पर स्टैक जो बेस्ड होता है लीफो स्ट्रक्चर के ऊपर। लीफो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहाँ पर डेटा लास्ट तो इन होगा, है ना, पीछे मतलब उसके अंदर एक ही साइड से इन होगा, और जो लास्ट में इन हुआ है डेटा वह सबसे पहले आउटपुट होगा, जैसे उसको बोलेंगे अपन लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर इंसर्शन को अपन बोलते हैं पुश करना, और जो बाहर निकल रहा है उसको बोलेंगे अपन पॉप। तो पुश और पॉप के ऑपरेशन इसके अंदर चलते हैं। कहने का मतलब डेटा अंदर कैसे जाएगा और कैसे रिट्रीव होगा, अपन को प्राप्त कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर होते हैं दो तरीके के। पहला होता है लीफो स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फीफो स्ट्रक्चर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर होता है वो क्यू के अंदर होता है, QUE वाला। ठीक है, कंप्यूटर का क्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो फर्स्ट इंसर्ट हुआ वो पहले आउट निकलेगा, जबकि यहाँ पर जो लास्ट इंसर्ट हुआ है वो पहले निकलेगा। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आपको ये पता होना चाहिए। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो की होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 है मैक। जो मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जो मैक एड्रेस होता है वो किसी भी अपन बोल सकते हैं हार्डवेयर एड्रेस होता है, किसी भी सिस्टम का हार्डवेयर एड्रेस, या फिर अपन कह सकते हैं उसका फिजिकल एड्रेस। इसको बोलते हैं अपन क्या, मैक। कंप्यूटर के अंदर मैक एड्रेस होता है, आप फाइंड करके देख सकते हो कंप्यूटर के अंदर, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो एड्रेस होता है, जो अपने हार्डवेयर का एड्रेस है, वो ये डिफाइन करता है कि उसका नेटवर्क एडेप्टर को वह पहचानता है। तभी तो आपके कंपनीज जो भी मोबाइल आप अगर गुम जाते हैं तो उसका एक मैक एड्रेस से उसको फाइंड किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सिस्टम में अगर कोई बहुत सारी कंपनीज अपन को सॉफ्टवेयर बनाती है, पेड कोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, पेड सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो उसके मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उसके अंदर ही चल रहा है, या फिर उसको एक ही मैक एड्रेस को उसको सपोर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, इसको अपन दो तरीके से, अपन मैक एड्रेस के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो वेंडर का नंबर, वेंडर के एड्रेस, दूसरा होता है उसका सीरियल नंबर। वेंडर को अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और जो सीरियल नंबर होता है उसको बोलते हैं UAA, जिसका फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस। ठीक है, वेंडर का जो एड्रेस होता है वो उसको बोलते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 है MTA। ये एक मेल ट्रांसफ़र एजेंट होता है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि MHS, एक इंटरनेट मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, MHS को बोल सकते हैं अपन मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम के लिए होती है। यह क्या करता है, ट्रांसफ़र, जो अपन ने मेल अपन सेंड कर रहे हैं वो सेंडर से रिसीवर के प्राप्त रिसीव हो रहा है, उसका काम कौन करता है, MTA, मेल ट्रांसफ़र एजेंट ही इसका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 131 है OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, पहला ओपन सोर्स, दूसरा क्लोज सोर्स। तो ये आपको रिवीजन हो गया, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132 है पर्ल एक तरीके की लैंग्वेज होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, पर्ल जो है स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ आती है। अब इसके अंदर क्या होता है, लेकिन अब इसको वेब डेवलपमेंट, ग्राफिकल
डेवलपमेंट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। कहने का मतलब ये ज़्यादातर जो पहले ये इसको बनाई गई थी वो इसकी बनाई गई थी स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अपन इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, एक्सएमएल जो अपन बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं जो वेब पेजेस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये जो पहली बात तो एक वेब पेजेस से रिलेटेड लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज अपन ने देखा था HTML। अब HTML और XML में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में अपन यहाँ जान लेते हैं। तो जो HTML लैंग्वेज है, मैं आपको बताता हूँ HTML और XML इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो HTML जो लैंग्वेज होती है वो ये इस तरीके से फोकस करती है कि हाउ टू मतलब उसके अंदर डिस्प्ले डेटा, हाउ टू डिस्प्ले डेटा, मतलब ये डिस्प्ले के ऊपर फोकस करती है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन या फिर डिस्प्ले जो लुकिंग है, लुकिंग कह सकते हैं अपन इसको, इसके ऊपर फोकस करती है। जबकि XML फोकस करती है व्हाट डेटा इज, कहने का मतलब डेटा क्या है ना, उसके ऊपर फोकस करती है। दूसरा अपन कह सकते हैं HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव। और यहाँ पर XML की बात करते हैं तो ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शन है वो जैसे ABC है ना, अगर इसका मतलब कुछ होता होगा तो वहाँ पर आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। जबकि HTML में अपन क्या है, इसको अगर अपन ABC ऐसे भी लिखा तब भी इसको रीड कर लेगा। जबकि XML में जो डेटा है वो केस सेंसिटिव है। अगर अब उसका इंस्ट्रक्शन अगर मान लीजिए ABC का कुछ मतलब होता है तो आपको ऐसे A को कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज कौन सी है, XML केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर जो होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होती हैं। HTML के अंदर प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब जो फॉर्मेट है जिनका अपन यूज़ कर सकते हैं वो फिक्स फॉर्मेट होते हैं। जो टैग्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो आपको पहले दिया गया है कि भाई आप इसी का प्रयोग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि XML के अंदर अपन यू कैन डिफाइन योर फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप आपकी नीड के आधार पर अपन को फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है जो HTML में है वो डॉक्यूमेंट बनते हैं स्टैटिक पेजेस के लिए HTML यूज़ की जाती है। और जो XML है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है डायनेमिक पेजेस के लिए, डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक एप्लीकेशंस के लिए अपन XML का यूज़ करते हैं। ये था डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए था XML के बारे में। ASP.NET की बात करें, जब अपन ने पढ़ा था ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, जो सर्वर साइड की एप्लीकेशंस हैं, वो जो .NET है वो इसका एक फ्रेमवर्क होता है। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस का फ्रेमवर्क है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होता है, ओपन सोर्स होता है, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 135 है API, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API इंटरफेस का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच के अंदर जो काम कर रहा है उसको अपन बोलते हैं इंटरफेस। ये क्या काम करता है, आपका फ़ोन हो गया या कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस हो गई, एप्लीकेशंस को है ना सर्वर पर जो डेटा है वो उससे कांटेक्ट करता है, क्या API ही काम करता है। जो आपके फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं और सर्वर से जो डेटा का ट्रांजैक्शन या इंटरफेस का काम जो कौन करता है वो API करते हैं। जावा की APIs हो गई, ठीक है ना। एंड्रॉयड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो API बनती हैं वो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये APIs क्या होती हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस बनी हैं उनके और सर्वर के बीच में इंटरफेस का काम करती हैं, जो काम डेटा को आदान प्रदान लेने का काम APIs के फॉर्मेट में होता है। ये जावा के अंदर आप देखने को मिलता है, जावा के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 136 है CSS कास्केडिंग स्टाइल सीट। स्टाइल सीट से आप अनुमान लगा सकते हैं जो भी अपन पेजेस बनाते हैं उसका स्टाइल को डिफाइन करना या फिर उसको कैसे विजुअली बेहतर बनाया जाए, देखने के पर्पज़ से उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर CSS लैंग्वेज।
ये वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ आती है, वेबसाइट जो अपन बनाते हैं उसके अंदर यूज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 137 है GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIFs क्या होती है? जो इमेज होती है, फॉर एग्जांपल जो इमेज है जो मूवेबल है, इसके अंदर कुछ विदाउट ऑडियो की कुछ वीडियो होता है, इसको अपन ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं। 138 है XLS। XLS की मतलब फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। AVI की बात करें तो ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड, है ना, ये आप यह ध्यान रखना, ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड, ये एक वीडियो फाइल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। DLL की बात करें, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो DLL जो होती है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर DLL का आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कोई अगर मिस्टेक्स आ गई तो DLL फाइल डाउनलोड करके अपन उसको मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडोज़ है उसके अंदर ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है। आप सी के अंदर जाना, सिस्टम के अंदर जाना, और आपको बहुत सारी .dll फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। तो वो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है JPEG। ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होती है, ये आपको केवल याद रखनी है, JPEG की फुल फॉर्म। URL की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जो वेबसाइट होती है उसका कुछ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसको आप वेबसाइट के एड्रेस से फैच करके लाते हो, और जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो सर्वर के अंदर मौजूद रहता है। कहाँ पर मौजूद है वो कौन फाइंड करके लाएगा? URL के माध्यम से वह सर्च इंजन फाइंड करके लाता है। AMD होती है एडवांस माइक्रो डिवाइस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 144 है USB, जो पिछले भी बताया आपने, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 145, वायरस की फुल फॉर्म की बात करें तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म होती है। वायरस की बात करें तो ये कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, मिलीशियस सॉफ्टवेयर इनको बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 146 है JAD क्या होता है? जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये जावा के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यूज़ आते हैं। JAD की फुल फॉर्म होती है जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। MIDI, ये एक जैसे अपने पास MP3 होती है, ठीक है, ऑडियो फाइल का फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से MIDI भी एक ऑडियो फाइल का ही अपन कह सकते हैं कि एक टाइप है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MPEG की बात करें तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये जो होती है वो एक वीडियो फाइल का फॉर्मेट है, जिसके अंदर अपन ने देखा था AVI, MKV इस तरीके का, तो यहाँ पर एक होती है MPEG। PDF की बात करें तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और नेक्स्ट लास्ट जो है आज का SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये अपन क्वेरी कर सकते हैं किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। कैसे क्वेरी कर सकते हैं? अपन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए एक लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल आपको डेटा चाहिए 20 से और 50 के बीच का, ठीक है, जिसकी सैलरी अपन मान लेते हैं कि जिसकी सैलरी अपन को 20,000 से 50,000 के बंदे, ऐसे कितने बंदे हैं जो अपन को 20,000 से 50,000 की सैलरी मिलती है और कहाँ कहाँ पर लिखते हैं, तो अपन उसके अंदर क्वेरीज कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये एक तरीके की लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखिए जो बिल्कुल ईजी है वो क्वेश्चंस भी आए हैं और कुछ टफ क्वेश्चंस हैं वो भी आए हैं। इस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे एब्रीवेशंस भी पूरी करेंगे और जितने भी बेसिक्स एग्जाम्पल होते हैं उनको भी, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।